हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजपुर कहकर एक बहुत ही सुंदर गांव में लखन अपनी 24 साल की बेटी राधिका, बीवी कमला और बूढ़े पिता नरेश चंद के साथ रहता है। लखन और उसकी बेटी राधिका का गांव में एक ढाबा होता है जिसका नाम होता है घर का खाना। इस ढाबे में राधिका अपने हाथों से स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाती है। लखन सारा बाकी का काम संभालता है। राधिका के हाथ का स्वाद सबको बहुत पसंद आता है और सभी खूब तारीफ करते हैं। जो कोई उनके ढाबे पर आता वो दोबारा फिर से वहां खाना खाने न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भटूरे मैंने तल दिए पापा, आप बस इन्हें छोले सलाद और रायते के साथ परोस दीजिए। वहां की टेबल पर 3 लोग बैठे हैं ना, उनका ऑर्डर है ये। ठीक है बिटिया। और वो मूली के पराठे और हरी चटनी बन गई? जी जी, चटनी ही बना रही हूँ। लखन खाना परोसता है और उस खाने को खाकर लोगों के चेहरे पर एक अलग सा तेज और एक अलग ही खुशी आ जाती है। वाह 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 वाह, ऐसे छोले भटूरे तो इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और ये मैंने हवा में नहीं बल्कि हकीकत में कह रहा हूँ। हैं लखन मेरे भाई? ओए होए होए होए, क्या छोले हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और ये भटूरे, उफ। राधिका बिटिया, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्योंकि तुम लाजवाब हो। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। धन्यवाद काका। लखन और राधिका सुबह से लेकर रात तक ढाबे पर ही काम करते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। लखन और राधिका के ढाबे पर अक्सर डाकू बल्लू सिंह आया करता। बल्लू एक बहुत ही क्रूर और बुरा आदमी होता है और वो बस गांव के लोगों को परेशान करता रहता है। उसे लखन की जवान बेटी राधिका बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो हमेशा उसके ढाबे पर आकर तमाशा करते रहता है। ओए मेरी हुस्न परी, तुझे मैं कह दे रहा हूं, अगले 5 दिनों में तुझे मेरी ही होना पड़ेगा। अच्छे से बोल रहा हूं, सुन और समझ जा, वरना घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो बल्लू को उंगली टेढ़ी करके निकालना भी बहुत अच्छे से आता है। चला जा तू यहां से, बदमाश दरिंदे। पता नहीं कितना परेशान करेगा, और नालायक निकम्मा कहीं का। पापा आप चिल्लाइए मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। बल्लू सिंह हर बार ऐसे ही बोलता है और फिर थोड़ी देर आकर परेशान करके चला जाता है। हमें उसकी बातों से अपने काम पर बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहिए, है ना? हाँ राधिका बिटिया, तू सही कह रही है। राधिका लखन को ढाबे के अंदर ले जाकर पानी पिलाती है, जिसके बाद दोनों फिर से अपना काम शुरू करते हैं। 6 दिन बीत जाते हैं। राधिका और लखन अब बेफिक्र थे क्योंकि अब तक बल्लू सिंह नहीं आया था। लेकिन 7वें दिन अचानक से वो अपने आदमियों के साथ लखन के घर पर आ जाता है। उसे देखकर घर में सभी डर जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या? कौन हो तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या औजार? अरे दादाजी, मैं आपकी पोती राधिका का होने वाला पति हूं, समझे आप? अरे निकल जा मेरे घर से कमीने, तू नहीं सुधरेगा, तेरा तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे तू क्या करेगा रे मेरे बुड्ढे? एक पूंछ मार के तुझे मैं परलोक ट्रांसफर कर दूंगा। इसलिए कह दे रहा हूं, ज्यादा बकवास मत कर, वरना तेरे लिए ही नहीं बल्कि तेरे परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बल्लू सिंह, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम क्यों आए हो यहाँ मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए? तो मुझे पसंद करे या ना करे, समझी राधिका, लेकिन तुझे तो मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, और अगर तूने जबरदस्ती करवाई तो भी भाग जाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। तेरी तो ठीक है, तुम सब बहुत ढीठ हो। अब मैं तुम चारों को दिखाता हूं बल्लू सिंह का कहर। आदमियों, जला दो इसके घर को और इसके उस 2 कौड़ी के ढाबे को। अरे क्या? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत बल्लू सिंह। बल्लू सिंह, बल्लू सिंह, ऐसा मत करना। मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से ढाबा और घर दोनों बनाए हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं बल्लू सिंह, मैं तुमसे विनती करता हूं। राधिका के इनकार करने के गुस्से से बल्लू लखन का ढाबा और उसका घर दोनों जला देता है और वो लोग कुछ कर नहीं पाते। वो चारों अब अपने ही घर से बेघर हो चुके थे। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उसके साथ शादी करती तो कम से कम आप तीनों को तो कोई हानि नहीं पहुंचती। नहीं राधिका बेटिया, तुम अगर उस हैवान के साथ शादी करती तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर बन जाता। तुम अपने आप को इस हालत की दोषी मत ठहराओ बिटिया।
मेरा ढाबा और मेरा घर दोनों एक पल में जलकर राख हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? नरेश बेटा, पास ही में मेरा दोस्त प्रेमलाल रहता है। हो सकता है कि उसके बेटा बेटी मान जाए हमें कुछ दिन तक रहने की जगह देने के लिए। लखन और उसका परिवार नरेश चंद्र के दोस्त प्रेमलाल के घर जाते हैं, लेकिन प्रेमलाल के बेटा बेटी लखन और उसके परिवार को रहने नहीं देते। बेचारा लखन अपने परिवार को साथ पहाड़ी की ओर चला जाता है, जहां उन्हें एक बंद हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो चारों उसी में रहने लगते हैं और उसी में अपना छोटा सा घर बना लेते हैं। राधिका आसपास से सामान लेकर अब हेलीकॉप्टर में ही खाना बनाने लगती है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इस हेलीकॉप्टर में ही रहेंगे और इसी में खाना पीना और सोना होगा। वैसे ये हेलीकॉप्टर है बड़ा अच्छा, बस बंद पड़ चुका है और थोड़ा सा टूट चुका है। शुक्र है भगवान ने हमें इस हेलीकॉप्टर के जरिए एक छोटी सी छत तो दे दी। उस पहाड़ी इलाके में अक्सर पर्यटक और गांव वाले घूमने आया करते हैं और वो लोग राधिका के स्वादिष्ट खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास जाते हैं और राधिका उन्हें खाना खाने को देने लगती है। वाह, ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। इस गांव की फेमस डिश है ना ये? सच में, ये गांव, यहाँ का खाना और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। और आपका ये छोटा सा हेलीकॉप्टर ढाबा भी। हेलीकॉप्टर ढाबा? और क्या, अब इस सुंदर से ढाबे को हेलीकॉप्टर ढाबा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे यार? जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हुआ ये हमारा हेलीकॉप्टर ढाबा। राधिका अब उस हेलीकॉप्टर के एंट्रेंस के ऊपर एक बोर्ड लगा लेती है, जिस पर उसने लिखा होता है हेलीकॉप्टर ढाबा। उस बोर्ड को पढ़कर धीरे धीरे कई सारे लोग राधिका के ढाबे पर आने लगते हैं और खुशी से खाना खाते हैं। कुछ पर्यटक उस हेलीकॉप्टर ढाबे के वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिससे राधिका का ये हेलीकॉप्टर ढाबा पूरे देश में मशहूर हो जाता है। पापा, भगवान ने हम पर जो संकट आया था ना, उससे भी हमें बचा लिया और साथ ही हमें एक नया जरिया भी दिया, जिससे हम अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। वो गोपी का बेटा जतिन बता रहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर ढाबा के वीडियो को इंटरनेट पर पूरे 2 लाख लोगों ने देख लिया है। देख राधिका बिटिया, तू कितने आगे निकल गई। मुझे तो अपनी राधिका पर बहुत गर्व महसूस होता है। होगा क्यों नहीं भाई, आखिर नरेश चंद तिवारी की पोती है। ये सब पापा आपके और दादाजी के कारण ही हुआ है। माँ, मुझे तो खाना बनाना आप लोगों ने सिखाया है। राधिका हेलीकॉप्टर ढाबे में खाना बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाती है और फिर वो अपने परिवार संग गांव में एक बड़े घर में रहने लगती है और गांव में अपना एक रेस्टोरेंट खोलकर वहां पर खाना बनाकर बेचने लगती है। वो जीवन में खूब आगे तक जाती है। बसंतलाल एक गरीब पुजारी होता है। वो नीमापुर नामक एक सुंदर से गांव में अपनी बीवी इंदुमती और छोटे बेटे चिरंजीव के साथ रहता है। बसंतलाल सुबह के सूरज उगने से पहले ही गांव के दुर्गा मंदिर के पाट खोल देता है और वहां पूजा पाठ शुरू कर देता है। वो दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त होता है। जय हो दुर्गा मैया की। हे दुर्गा माँ, पूरे गांव पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके दुखों को दूर कर दो। जय माँ अम्बे भवानी। बसंतलाल शंख फूंकता है और दुर्गा माँ की आरती गाता है। उसकी आरती की मधुर ध्वनि सुनकर सभी गांववासी वहां एकत्रित हो जाते हैं और आरती के बाद वो सभी को प्रसाद देता है। ये लीजिए बहन जी, भाई साहब। जय दुर्गा माँ। जय दुर्गा माँ। गांव के सरपंच उस दिन मंदिर में आकर बसंतलाल के हाथों में पैसे थमाते हुए कहते हैं, ये लो, ये पैसे मंदिर में आकर प्रसाद बनाने वाली महिलाओं को दे देना और हाँ, उनसे कहना कि वो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाती हैं, ऐसे ही बनाती रहें। ठीक है सरपंच साहब। जय दुर्गा माँ। जय दुर्गा माँ। बसंतलाल वो सारे पैसे मंदिर में आकर प्रसाद बनाने वाली महिलाओं को दे देता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मंदिर में से सारा प्रसाद गायब होने लगता है। शाम में जब बसंतलाल आराम करके वापस मंदिर में लौटता है तब वो प्रसाद के बर्तनों को खाली देखता है। हे दुर्गा माँ, ये क्या, ये सारा प्रसाद कहाँ चला गया? सुबह तो वो महिलाएं इतनी मेहनत से ये 4 से 5 पतीले भरकर हलवा पूड़ी के भोग प्रसाद बनाकर गई थी, लेकिन यहाँ पर तो सारे पतीले खाली के खाली पड़े हैं। अब तभी वहां पर बसंतलाल की पत्नी इंदुमती आती है। जी ये लीजिए, आप ये लाल धागा घर पर ही भूल गए थे, आपको मंदिर में रखना था ना, इससे। क्या हुआ जी, आप चिंतित क्यों हैं? अरे वाह,
आज इतने भक्त आए कि ये सारा प्रसाद ही खाली हो गया। नहीं भाग्यवान, ये प्रसाद भक्तों ने खाली नहीं किया है। दोपहर के 2 घंटे जब मंदिर के पट बंद किए थे, तब यहां पर कोई आया था जिसने ये सारा प्रसाद सफा चट कर दिया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन था। अरे, अब कोई ऐसे ही आकर कैसे खा सकता है, वो भी पाठ के बंद होने के बावजूद भी। बसंत लाल और इंदुमती सोच में पड़ जाते हैं। अब ये रोजाना ही होने लगता है। रोजाना मंदिर में से प्रसाद खाली होने लगता है। गांव वालों को जब ये बात पता चलती है तभी। ये सब क्या चल रहा है पुजारी जी? आपकी गैर मौजूदगी में प्रसाद खाली हो रहा है, ये अलग बात होती, लेकिन आपके होते हुए भी मंदिर में से प्रसाद चोरी हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पुजारी जी ही तो सारा प्रसाद नहीं खा गए। या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पुजारी जी लालच में आकर सारा प्रसाद यहां से चुराकर कहीं और बेच रहे हो। ये आप सब कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतने घिनौने कभी नहीं काम करूंगा, वो भी मेरी दुर्गा माँ के प्रसाद को चुराकर। अब दुर्गा माँ के लिए बनाया जाने वाला प्रसाद है ही इतना बढ़िया और स्वादिष्ट कि उसे खाने के लिए सब दीवाने ही हो जाएं। गांववासी ये बात जानकर सरपंच को बताते हैं और सरपंच भी प्रसाद का रोजाना गायब होने का इल्जाम बसंत लाल पर ही लगाते हैं। ये सभी गांववासी सही ही कह रहे हैं। दिन रात तुम ही रहते हो यहाँ पर पुजारी, और इतना महंगा प्रसाद तो तुम अपने फायदे के लिए चुरा ही सकते हो, या तो खुद खाने के लिए या फिर कहीं और बेचने के लिए। आप सबकी इन बातों को सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है सरपंच साहब। आप लोगों की नजरों में मेरी इतनी ही इज्जत है क्या? अरे मैं एक पुजारी हूं, मैंने अपने आप को दुर्गा माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है। मुझे किस चीज का लालच होगा भला? आप चाहे तो मंदिर पर नजर भी रख सकते हो, मैंने प्रसाद की चोरी नहीं की है। चुप रहो तुम, जाओ, तुम्हें अब इस गांव से निकाल दिया जाता है। आइंदा कभी भी इस गांव में लौट कर मत आना, समझ गए तुम? लेकिन सरपंच साहब, मेरी बात तो सुनिए। सरपंच वहां से चले जाते हैं और उनके साथ साथ सभी गांववासी भी। बसंतलाल बेचारा गुनाह ना करके भी गुनहगार बन जाता है और उसे ना चाहते हुए भी गांव छोड़कर जाना पड़ता है। हे दुर्गा माँ, देख लीजिए कैसे आपके ही भक्तों ने मुझे गुनहगार ठहराकर गांव से बाहर निकलवाया है। मुझे आज न चाहते हुए भी आपसे दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं जहां भी जाऊं आप हमेशा मेरा साया बनकर मेरे साथ ही रहोगी। बसंतलाल अपनी बीवी और बेटे के साथ नीमापुर छोड़कर चला जाता है और वो लोग अब दूसरे गांव में एक धर्मशाला में रहने लगते हैं। लेकिन इंदुमती को अपने पति पर पूरा भरोसा होता है। वो ठान लेती है कि वो अपने पति को बेगुनाह साबित करके ही रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। जो व्यक्ति एक सिक्के तक की चोरी नहीं कर सकता, वो प्रसाद की चोरी कैसे कर सकता है? दुर्गा माँ, आपके परम भक्त को बेगुनाह साबित करने में मुझे शक्ति देना। इंदुमती दोपहर होने पर नीमापुर जाती है, जहां वो मंदिर के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर चोर के आने की राह देखती है। चोर दोपहर के वक्त आकर ही सारा प्रसाद चुराता है, वो तो अभी आता ही होगा। तभी इंदुमती वहां 2 छोटे लिलीपुट को आते हुए देखती है। वो दोनों लिलीपुट मंदिर के भीतर घुसते हैं और धीरे धीरे करके सारा प्रसाद चुराकर वहां से जाने लगते हैं। ये अलौकिक दृश्य देख इंदुमती की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। ओह, इसका मतलब ये है कि चोर असल में लिलीपुट है। मुझे इनका पीछा करना ही होगा। इंदुमती उन लिलीपुट्स का पीछा करती है और वो उनका पीछा करते करते उनके लिलीपुट राज्य में पहुंच जाती है, जहां पहुंचने पर इंदुमती को देख लिलीपुट राज्य के निवासी और महाराज एकदम से चौंक जाते हैं। अरे नहीं, ये तो उस पुजारी की बीवी है, ये यहाँ कैसे? अब तो हम फंस गए। तुम लोगों ने दुर्गा माँ के मंदिर से प्रसाद चुराया और सारा इल्जाम आया मेरे पति के ऊपर। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? मुझे आपके राज्य का प्रसाद, वो हलवा पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मेरे सैनिक आपके राज्य में जाकर उस प्रसाद को लाते हैं।
वैसे तो हमारे पास कई सारी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन हम उन शक्तियों से आपके राज्य में बनने वाले प्रसाद जैसे व्यंजन नहीं प्रकट कर सकते। हाँ, हे दुर्गा माँ, इतनी सी बात के लिए आपने क्या कुछ नहीं कर लिया। ये तो बहुत गलत किया आपने। आपके कारण मेरे पति को सजा भुगतनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, लेकिन अगर आप मुझे अपने हाथों से हलवा पूड़ी बनाकर दोगी रोजाना, तो मैं आपको उसके बदले ढेर सारा सोना चांदी दूंगा, और साथ ही आपके गांव में आकर सभी को यह बताऊंगा कि आपके पति निर्दोष हैं और दुर्गा माँ के मंदिर का प्रसाद की चोरी हमने ही की थी। ठीक है लिलीपुट महाराज, अगर आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके काम को करूंगी। वैसे मुझे सोना चांदी का लालच नहीं, लेकिन आप जो भी धन दोगे मैं उसे गरीबों में बांट दूंगी। ठीक है बहन जी। लिलीपुट महाराज गांव में आकर सबको बताते हैं कि कैसे उनके सैनिकों ने मंदिर में चोरी की थी और असल में बसंत लाल निर्दोष है। ये सारी कहानी सुनकर सभी को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें माफ कर दो पुजारी, हमने तुम पर शक किया। हाँ पुजारी जी, हम सब ने आप पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, माफ कर दीजिए हमें, हम बहुत शर्मिंदा हैं। बसंत लाल अब फिर से मंदिर में पूजा पाठ करने लगता है। वहीं इंदुमती रोजाना प्रसाद बनाकर लिलीपुट राज्य के सैनिकों को देने लगती हैं, जिसके बाद उसे ढेर सारा सोना चांदी मिलता है और वो उसे गरीबों की मदद करती है और पूरा गांव साथ मिलकर नवरात्रि का उत्सव मनाता है, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता है। 14 साल का चीरू अपने माता पिता रमेश और वंदना के साथ रहता है। उसके माता पिता मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालते हैं। रमेश एक मजदूर होकर भी कड़ी मेहनत से पैसे कमाकर अपने बेटे को गांव की सबसे बड़ी स्कूल में भेजता है। चीरू पढ़ाई में बहुत माहिर होता है और साथ ही गणेश जी का सच्चा भक्त भी होता है। गणपति बप्पा मोरया। आज मेरी परीक्षा है गणेश जी, बस आप मेरे साथ रहिए और सब कुछ संभाल लीजिए। धन्यवाद। चीरू, ये लो तुम्हारा पेपर। अच्छा बच्चों, सभी के पास 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों में अपना पेपर खत्म करना है, ठीक है? ओके टीचर। चीरू बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा लिखता है और इस बार भी वही क्लास में पहला नंबर लाता है, जिससे उस क्लास में आने वाले सबसे अमीर लड़के शैंकी को जलन होती है। चीरू से खूब वो जलने लगता है। ये चीरू का बच्चा फिर से अव्वल नंबर से पास हो गया और यहाँ हम हैं जो पासिंग मार्क्स के लिए तड़प रहे हैं। शैंकी भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस स्कूल में आपका राज कम और इस चिरकुट चीरू का राज ज्यादा हो जाएगा। हाँ शैंकी भाई, चीरू एक बहुत ही होशियार लड़का है। वो अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देगा, फिर आप तो उसके सामने चींटी समान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शैंकी से आगे जाने वाला इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। मैं इस चीरू को फाइनल एग्जाम में फेल करके ही रहूंगा, देखना तुम लोग। क्या? लेकिन कैसे? शैंकी जब सारी हदें भूल जाता है तब तबाही होकर ही रहती है। चीरू, अब तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। दिन गुजरते जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ चीरू अपनी पढ़ाई में अच्छे काम के कारण स्कूल में सभी का चहेता बन जाता है। हर कोई उसकी खूब प्रशंसा करता रहता है, जिससे शैंकी की जलन और बढ़ती जाती है। चीरू घर जाकर लालटेन के उजाले में पढ़ाई करता है। जब फाइनल एग्जाम आते हैं तब, चीरू बेटा ये ले, ये दूध पी ले ताकि कमजोरी नहीं होगी। रात भर जाकर पढ़ रहा है मेरा बेटा, मेरा शाबाश बेटा। धन्यवाद माँ। चीरू बेटा, सच में हमें तुम पर बहुत 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 गर्व महसूस होता है। इतने गरीब होने के कारण हम तो कभी पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन तुम हमारा नाम हमेशा रोशन करते ही रहते हो। चीरू बेटा जल्दी से सो जाना, वरना कल परीक्षा लिखते समय नींद आएगी ना। नहीं माँ, मेरे गणेश जी है ना, वो मेरा साथ जरूर देंगे। वो हमेशा मेरी परछाई बनकर ही मेरा साथ रहते हैं। पागल लड़का, चल पढ़ाई कर। चीरू अगले दिन एग्जाम के लिए स्कूल जाता है और उससे पहले वो कैंटीन में जाकर वहाँ का फ्रूट चाट खाता है, क्योंकि स्कूल में वो मुफ्त में मिलता है। लेकिन उस फ्रूट चाट में शैंकी ने नींद की दवा मिलाई होती है। अब देखना, जब ये चीरू इस फ्रूट चाट को खाएगा
तब इसमें मिलाई गई नींद की दवा से इसे एग्जाम लिखते वक्त एकदम गहरी नींद आएगी। वाह शैंकी भाई वाह, मान गए तुमको। तुम्हारा दिमाग सच में शैतानी दिमाग है। ओ तेरी, चीरू ने तो वो फ्रूट चाट खा भी लिया। आज जब ये एग्जाम लिखते वक्त सोएगा तब का दृश्य देखने लायक होगा। हो, दृश्य तो तब देखने लायक होगा जब ये इस फाइनल एग्जाम में फेल होकर दोबारा पूरा साल दोहराएगा। शैंकी से आगे जाने की कोशिश करोगे तो बुरे फंसोगे। चीरू वो फ्रूट चाट खाकर एग्जाम लिखने जाता है, लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं और चीरू को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो पूरा एग्जाम एकदम अच्छे से लिख देता है। ये सब देख शैंकी और उसके दोस्त हैरान और दंग रह जाते हैं। शैंकी भाई, तुम्हारे प्लान पर तो पानी फिर गया। चीरू तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। हाँ, उल्टा उसने तो फटाफट पूरा पेपर लिख भी दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने हाथों से उस फ्रूट चाट में नींद की दवा मिलाई थी। नहीं, वो चीरू फिर से पहले नंबर से पास नहीं हो सकता यार। शिट। चीरू फिर से पहला नंबर लाता है और ये देख शैंकी फिर से जल जल कर राख हो जाता है। वहीं चीरू की माँ मोदक बनाकर उसे देती है, जिन्हें वो गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के पास रख देता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। गणेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही मैं हर बार पहले नंबर से पास हो जाता हूँ। धन्यवाद मुझे हमेशा हिम्मत और सद्बुद्धि देने के लिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। जय हो आपकी। अब शैंकी को किसी भी तरह चीरू को स्कूल से निकालना था। चाहे कुछ भी हो जाए, चीरू को किसी भी हाल में इस स्कूल से निकालना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ रहा तो मेरे लिए मुसीबत बनते ही जाएगा। लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे जिससे वो स्कूल से निकल जाएगा? हाँ शैंकी भाई, क्या करोगे? इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो चीरू हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से चला जाएगा, और वो भी खुद ब खुद। शैंकी अपने दोस्तों को पूरा प्लान समझाता है। प्लान के मुताबिक उन्हें चीरू को किसी तरह रात में स्कूल में बुलाना होता है, और जब चीरू स्कूल में आएगा तब वो उसे भूत बनकर डराएंगे और स्कूल में न आने की धमकी देंगे। वो उसके घर पे फोन करते हैं और आवाज बदलकर उसे स्कूल में किसी काम से बुलाते हैं। जब चीरू स्कूल पहुंचता है तब स्कूल में कोई नहीं होता और हर तरफ केवल अंधेरा ही होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कितना अंधेरा है। स्कूल में तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है और क्यों? तभी शैंकी और उसके 2 दोस्त भूतिया आवाज में कहते हैं, तुझे हमने बुलाया है। हम इस स्कूल में रहने वाले भूत हैं। क्या? क्या? हाँ चीरू, तुझे हम आज नहीं छोड़ेंगे। तू इस स्कूल में आज के बाद नहीं आएगा। हो। और अगर तू आया तो हमसे बुरा और कहीं नहीं होगा। हम तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, मुझे जाने दो। शैंकी वहां पर भूत बनकर आता है और पीछे से गेट का दरवाजा बंद कर देता है। चीरू बहुत डर चुका था। वो मन ही मन गणेश जी को याद करता है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। चीरू की पुकार सुनकर वहां पर साक्षात गणेश जी अवतरित हो ही जाते हैं। गणेश जी को वहां देखकर शैंकी, उसके 2 दोस्त और चीरू एकदम से अचंभित रह जाते हैं। गणेश जी आप? गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। खुश रहो चीरू और ये तीनों। अरे ओ नकली भूत, चलो अपने असली अवतार में आ जाओ। शैंकी और उन 2 लड़कों को देख चीरू हैरान हो जाता है। तुम तीनों? हाँ, ये तीनों। इन तीनों के कारण ही तुम्हारे साथ अब तक इतना सब गलत होते आया है। लेकिन शायद ये बुरे क्रूर लोग भूल जाते हैं कि चीरू जैसे सच्चे भक्तों के साथ उनके गणेश जी हमेशा रहते हैं। उस दिन कैंटीन में भी उस फ्रूट चाट को मैंने ही बदला था
और क्लास में भी चीरू को नींद मैंने ही नहीं आने दी। क्या? तुम दोनों ने मेरे भक्त को परेशान किया है, इसकी सजा तो मैं तुम तीनों को अवश्य ही दूंगा, और वो भी अभी इसी वक्त। गणेश जी उन तीनों को वहां पर बंदी बना देते हैं और स्कूल में ही बंद कर देते हैं। उस घने अंधेरे में उन तीनों को बहुत डर लगता है। दरवाजा खोलिए गणेश जी, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो चीरू, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। बचाओ, इस स्कूल में ढेर सारे चूहे हैं, वो हमें रात भर काट काट कर खा जाएंगे। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। धन्यवाद गणेश जी, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए। नहीं चीरू, इसमें धन्यवाद क्यों? तुम तो मेरे सबसे छोटे, प्यारे और सच्चे भक्त हो। हमेशा खुश रहो और भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर गणेश जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं और उस दिन के बाद से शैंकी और उसके दो दोस्त चीरू से डरने लगते हैं और उसके इर्द गिर्द भी नहीं मंडराते हैं। लालगंज नामक एक गांव में राजनाथ अपनी बीवी मधु, बहन संध्या और छोटा बेटा बिल्लू के साथ रहता है। राजनाथ की साड़ियों की दुकान होती है। पूरे गांव में राजनाथ अपनी दुकान की तरह तरह की रंग बिरंगी और सुंदर डिजाइन वाली साड़ियों के लिए मशहूर होता है। उसकी बीवी और बहन मिलकर उसके साथ साड़ियां बनाते हैं और वो लोग उन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। अरे वाह वाह, क्या डिजाइन है इस साड़ी का! इतनी सुंदर साड़ी होकर भी कितनी किफायती दाम है इसके। बहुत खूब, मुझे ये साड़ी दे दो, बेटी के पग फेरे की रस्म में दे दूंगी उसे। राजनाथ भाई, मधु बहन, मुझे भी ये लाल बनारसी साड़ी दे दो, बहुत खूबसूरत है ये। जी, ये लीजिए। धन्यवाद बहन जी, आते रहिएगा। राजनाथ गणेश भगवान का परम भक्त होता है। वो हर गणेश चतुर्थी में 10 दिन तक गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करके उनकी पूरे मन से पूजा अर्चना करता है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बिल्लू के पापा, आपने ये सारे मोदक अपने हाथों से बनाए हैं? हाँ मधु भाभी, ये सारे मोदक राजनाथ भैया ने ही बनाए हैं। जैसे इन्होंने ये गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाई है। बचपन से ही भैया गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वाह पापा, ये मोदक तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद बिल्लू बेटा। अब सारे मोदक तू ही खत्म कर देगा या गणेश जी के लिए भी कुछ बचा कर रखेगा? हाँ। गणेश चतुर्थी के बाद पितृपक्ष के श्राद्ध का समय आता है। तभी मधु, तुम मुझे क्या क्या सामान लाना है उसकी सूची बना कर दो। मैं उस हिसाब से श्राद्ध का खाना बनाने के लिए लगने वाला सामान ले आऊंगा। माँ और पापा का श्राद्ध है, अच्छे से सब कुछ करना होगा। विधि में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, है ना? जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुशल मंगल होगा। और देखना, हर बार की तरह इस बार भी माँ जी और पापा जी की आत्मा को शांति ही मिलेगी। हाँ भैया, माँ और पापा हमें आशीर्वाद देकर ही जाएंगे और हमारे श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को बहुत शांति भी मिलेगी। राजनाथ अपने परिवार वालों से बतिया ही रहा होता है। ये सब उसका ताऊजी चंद्रसेन देख लेता है। चंद्रसेन और राजनाथ के पिता के बीच कभी बनी ही नहीं, और अब राजनाथ के पिता के जाने के बाद राजनाथ के ताऊजी चंद्रसेन राजनाथ की तरक्की से जलते हैं। चंद्रसेन का बेटा शराबी होता है, जिस कारण वो अपने बेटे से पूरी तरह तंग आ चुका था। ये राजनाथ अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है। अब अगले हफ्ते अपने पिता और अपनी माँ का भी श्राद्ध करेगा। इतनी मेहनत करके अपने बेटे, बीवी और बहन की देखरेख करता है। और एक मेरा बेटा है जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता है। नहीं, मैं इस राजनाथ को खुश नहीं रहने दूंगा, इसे बर्बाद करके ही रहूंगा। चंद्रसेन को राजनाथ से खूब जलन होती है और अपने सीने में जल रही बदले की आग को बुझाने के लिए वो राजनाथ की साड़ी की दुकान के पास जाता है, जहाँ पर राजनाथ, मधु और संध्या तीनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। दिन दहाड़े तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसका। रात होते ही मुझे अपने मकसद को अंजाम देना होगा। मुझे चौकन्ना ना होकर बड़ी ही होशियारी से सारा काम करना होगा, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। चंद्रसेन के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो रात में एक गोनी में ढेर सारे चूहे भर कर लाता है और राजनाथ की साड़ी की दुकान के पास जाता है। उस वक्त रास्ते पर कोई नहीं होता और सड़क एकदम सुनसान होती है। यही सही मौका है,
अब मैं इस गोनी में लाए हुए सारे चूहों को राजनाथ की दुकान में छोड़ दूंगा, जिसके बाद ये सारे चूहे सभी साड़ियों को कुतर देंगे और बेचारे राजनाथ मधु और संध्या की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और तब जाकर आएगा मेरे बेचैन दिल को करार। क्रूर चंद्रसेन उन चूहों को दुकान की खिड़की से अंदर छोड़ देता है और वो सारे चूहे अंदर चले भी जाते हैं। चंद्रसेन बहुत खुश होता है। अब देखना कैसे सारा माल खराब होने पर राजनाथ की पैसों की तंगी हो जाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं राजनाथ को रास्ते पर ला दूंगा, क्योंकि उसे इतनी तरक्की करने का कोई हक नहीं है। अगर मेरा बेटा आगे नहीं जा पाया तो मैं राजनाथ को भी आगे नहीं जाने दूंगा। कदम कदम पर उसके रास्ते का कंकड़ बनूंगा मैं। राजनाथ अगली सुबह अपनी दुकान में जाता है, तब वहाँ वो ढेर सारे चूहों को उसकी साड़ियों को कुतरते देख चौंक जाता है। नहीं, ये सब क्या हो गया? इन चूहों ने मेरी साड़ियों का सारा माल बर्बाद कर दिया। हे भगवान, लेकिन ये चूहे यहाँ आए कैसे? संध्या, तुमने कल रात को जाते समय खिड़की बंद की थी ना? हाँ मधु भाभी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तो खिड़की बंद की थी। अब फिर न जाने ये खिड़की किसने खोल दी बाहर से। अब इतने सारे माल का नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा मैं? राजनाथ बहुत परेशान हो जाता है और चिंताग्रस्त होकर अपना सर ही पकड़ लेता है। उसे इस तरह परेशान देख चंद्रसेन के कलेजे में ठंडक पड़ती है। शाबाश चंद्रसेन, शाबाश। यही तो चाहिए था मुझे। जिस आदमी के चेहरे से खुशी कभी जाती ही नहीं थी, अब वो आदमी हमेशा दुखी और चिंतित ही रहेगा। न जाने अब सब कुछ कैसे होगा। पापा और माँ का श्राद्ध भी करना है, उसके पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे गणेश जी, ये कैसी दुविधा आ गई है। हे विघ्नहर्ता, अब आप ही मेरे विघ्न दूर कर सकते हो। राजनाथ और मधु थोड़ी देर बाद जब दुकान में आते हैं, तब वो ये देख हैरान होते हैं कि दुकान में जो जो साड़ियाँ खराब हो गई थी, अब वो साड़ियाँ एकदम सही सलामत हो चुकी हैं। राजनाथ का जितना नुकसान हुआ था, सब ठीक हो चुका था। ये क्या? ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं भी वही सोच रही हूँ, आखिर ये सारा माल फिर से ठीक कैसे हो गया? तभी वहाँ पर साक्षात गणेश जी आते हैं और उन्हें देख राजनाथ और मधु हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। गणेश जी, आप साक्षात यहाँ? हाँ राजनाथ, मेरे परम भक्त के लिए मुझे आना ही पड़ा। तुम्हें क्या लगा मेरे मूषक राज तुम्हारा नुकसान करेंगे और मैं ऐसे होने दूंगा? नहीं राजनाथ, नहीं। धन्यवाद गणेश जी, आपकी जय हो। हाँ गणेश जी, आपकी जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे धन्यवाद कहते ही रहोगे या अपने स्वर्गवासी माता पिता का श्राद्ध भी करोगे? जाओ, और हाँ ध्यान रहे, श्राद्ध का खाना मुझे देने से पहले मेरी प्रतिमा के सामने एक थाली भरकर मोदक रख देना, ठीक है? हाँ गणेश जी, बिल्कुल। इतना कहकर गणेश जी अदृश्य हो जाते हैं। राजनाथ और मधु इस अलौकिक चमत्कार से एकदम दंग और आश्चर्यचकित हो जाते थे। वहीं गणेश जी चंद्रसेन को उसकी गलतियों का सबक सिखाने के लिए उसके आसपास ढेर सारे चूहे छोड़ देते हैं, जो उसे जोरों जोरों से काटते हैं। नहीं, बचाओ। ये चूहे आज मेरा कत्ल करके ही दम लेंगे। नहीं। क्यों चंद्रसेन, कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सच्चे और ईमानदार भक्त को ठेस पहुंचाओगे, वो भी मेरे ही मूषक राज के जरिए, और मैं ये सब संभव होने दूंगा? आइंदा अगर तुमने राजनाथ तो क्या किसी को भी इस तरह हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए गणेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। चंद्रसेन को अच्छा सबक मिल जाता है। उस दिन के बाद वो राजनाथ के इर्द गिर्द भी नहीं मंडराता है। राजनाथ अपने परिवार के साथ मिलकर अपने माता पिता का श्राद्ध करता है और इस तरह एक सच्चे भक्त की रक्षा करने के लिए गणेश जी खुद आए और उन्होंने उसकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।